नमस्कार दोस्तों। आज की ये कहानी सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जो चुपचाप मेहनत करता है और बदले में सिर्फ इज्जत और सच्चाई चाहता है। ये कहानी आपको सिखाएगी कि घमंड कैसे सब कुछ छीन लेता है और मेहनत कैसे सब कुछ दिला देती है। कहते हैं तकदीर भगवान लिखते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो भगवान की लिखी तकदीर को पढ़कर नहीं अपनी मेहनत से दोबारा लिखते हैं। रघुनाथ उन्हीं में से एक था। रघुनाथ का जन्म उस घर में हुआ जहां सपने तो बहुत थे लेकिन उन्हें पूरा करने के साधन नहीं थे। बचपन में कई रातें ऐसी गुजरी जब चूल्हा ठंडा रहा और पेट भूखा सो गया। कई बार मां ने कहा, आज मैं खा चुकी हूं, जबकि सच ये था कि उसने अपने हिस्से की रोटी बेटे को दे दी थी। स्कूल की फीस भरना मुश्किल था, कपड़े पुराने थे और हालात हर रोज उसे तोड़ने की कोशिश करते थे। लेकिन रघुनाथ के अंदर एक जिद थी, हालात चाहे जैसे हों, हार नहीं मानूंगा। जवानी आई तो सपनों के साथ जिम्मेदारियां भी आ गईं। रघुनाथ ने एक छोटी सी कंपनी में नौकरी शुरू की। उस कंपनी में कपड़ा बनता था जो महंगे दामों पर बिकता, जैसे साड़ी, सूट और लहंगा। वहां वो सबसे पहले आता और सबसे आखिर में जाता। जो काम उसे दिया जाता वो उसे अपना समझकर करता, न चोरी, न झूठ, न बेईमानी। लोग कहते, इतनी मेहनत करके भी क्या मिलेगा, पर रघुनाथ जानता था मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। साल बीतते गए। रघुनाथ ने सिर्फ काम नहीं सीखा बल्कि लोगों का भरोसा भी कमाया। धीरे धीरे उसने थोड़ी थोड़ी बचत की, रातों को जागकर नई चीजें सीखीं। एक दिन सेठ ने रघुनाथ को अपने ऑफिस में बुलाया और कहा, रघुनाथ, हम तुम्हारी मेहनत से खुश हैं। तुम निस्वार्थ भाव से काम करते हो, कभी तनख्वाह के बारे में नहीं सोचते, इसलिए मैंने फैसला किया है कि तुम्हारी पगार बढ़ा दी जाए। ये सुनकर रघुनाथ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और अपनी खुशी छुपा नहीं पाया। उसी समय उसने घर फोन किया और अपनी माँ से कहा, माँ, मेरी पगार बढ़ गई है। ये सुनकर उसकी माँ बहुत खुश हुई और आशीर्वाद देते हुए बोली, बेटा, ऐसे ही दिल लगाकर और ईमानदारी से काम करते रहना। रघुनाथ ने कुछ पैसे इकट्ठे किए और अपनी माँ के लिए घर भेज दिए। उस दिन के बाद से रघुनाथ के अंदर एक नया बदलाव देखने को मिला। कंपनी में जहां भी मेहनत का काम होता, वो बिना कुछ बोले आगे बढ़कर हाथ बटाने लगता। कारीगरों के साथ घुल मिलकर रहने लगा। कभी चाय पीने जाता और अगर कोई साथ आ जाता तो उसे भी चाय पिलाता। धीरे धीरे रघुनाथ सबके दिल में बस गया। सारे कारीगर उसे अपने भाई और दोस्त की तरह मानने लगे। लेकिन कहते हैं ना, अच्छे दिनों के बाद कभी कभी बुरा समय भी आता है। एक दिन कंपनी घाटे में चली गई। कारीगर परेशान हो गए और कंपनी छोड़ने का मन बनाने लगे। तब रघुनाथ ने सबको पास बुलाकर समझाया, हर तरह के व्यापार में उतार चढ़ाव आता है। चाहे कंपनी हो, किसान का खेत हो, नाश्ते की दुकान हो या कोई भी बिजनेस, कभी मुनाफा होता है, कभी घाटा। इसका मतलब ये नहीं कि हम हिम्मत हार कर सब छोड़ दें। आगे त्योहार आने वाले हैं। पिछले महीने जो घाटा हुआ है उसकी भरपाई अगले महीने हो जाएगी। काम बढ़ेगा, पगार भी मिलेगी और रुकी हुई तनख्वाह भी निकल जाएगी। रघुनाथ की बातों से कारीगरों को हिम्मत मिली और वे काम करने के लिए तैयार हो गए। इस बात से सेठ को भी तसल्ली हुई और उसे भी राहत मिली। और सच में अगले महीने इतना मुनाफा हुआ कि सबकी पगार देने के बाद भी सेठ को अच्छा खासा फायदा हुआ। सेठ रघुनाथ की समझदारी और ईमानदारी से बहुत खुश हुआ। एक दिन सेठ ने रघुनाथ से कहा, रघुनाथ, मैं तुम्हें इस कंपनी का कॉन्ट्रैक्टर बनाता हूं। अब सारा काम तुम्हारी देखरेख में होगा और तुम्हारी मर्जी से चलेगा। ये सुनकर रघुनाथ की खुशी और बढ़ गई। उसकी तरक्की दिन दुगुनी और रात चौगुनी हो गई। अब रघुनाथ एक अच्छा खासा ठेकेदार बन चुका था और उसके घर की हालत भी काफी हद तक सुधर चुकी थी। रघुनाथ कारीगरों के साथ बहुत अच्छे से पेश आता था। जो भी कपड़ा बनता वो पूरे मन और लगन से बनता था। उसके बनाए हुए डिजाइन लोगों के दिलों को छू जाते थे। धीरे धीरे मार्केट में उसके कंपनी का नाम ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। सेठ का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। वो हर जगह रघुनाथ की तारीफ करता और कहता, रघुनाथ, आज तुम्हारी वजह से मेरी कंपनी इन ऊंचाइयों तक पहुंची है। अपनी मेहनत की सराहना सुनकर रघुनाथ भी खुश होता था, लेकिन यह खुशी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। एक दिन सेठ अपनी गाड़ी से घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया। सेठ कोमा में चला गया। उसके कोमा में जाने के बाद उसकी बेटी अर्चना ने
कंपनी की जिम्मेदारी संभाल ली। अर्चना जिस दिन पहली बार कंपनी में कदम रखती है, उस दिन उसने देखा कि रघुनाथ काम के बीच थक कर वहीं सो रहा है। ये दृश्य उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। गुस्से में उसने पास रखी बाल्टी उठाई और सारा पानी रघुनाथ पर फेंक दिया। रघुनाथ हड़बड़ाकर उठ बैठा और गुस्से में चिल्लाया, कौन है बदतमीज, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये सुनते ही अर्चना और भी भड़क गई। उसने कड़क आवाज में कहा, जबान संभाल कर बात करो, मैं इस कंपनी के चेयरमैन की बेटी हूं। रघुनाथ एक पल के लिए चुप हो गया। हालात को समझते हुए उसने थोड़ा शांत होकर कहा, पर आपने ऐसा बदतमीजी करने का कारण तो बताया ही नहीं। अर्चना ने गुस्से से जवाब दिया, कंपनी में सोना कोई आउट हाउस नहीं है। जब मैं यहां आई तो सब लोगों ने सिर झुकाकर मेरा स्वागत किया और तुम सो रहे थे। क्या तुम इज्जत करना भूल गए हो? कुछ देर तक रघुनाथ और अर्चना के बीच तीखी बहस होती रही। गुस्से में आकर अर्चना ने रघुनाथ से कहा, तुम्हें अभी इसी वक्त कंपनी छोड़नी होगी। इतना सुनते ही सारे कारीगर भड़क उठे। वे एक साथ बोल पड़े, अगर रघुनाथ जाएगा तो हम सब भी कंपनी छोड़ देंगे। ये सुनकर अर्चना एक पल के लिए ठिठक गई, लेकिन उसने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने रघुनाथ को धमकाते हुए कहा, तुम जैसे गरीब लोगों की यही आदत होती है। थोड़े दिन किसी कंपनी में काम करते हो, कारीगरों के साथ मिलकर उनके दिल जीत लेते हो और फिर बगावत शुरू कर देते हो। कोई जरा सा सिर पर हाथ रखते तो खुद को बाहुबली समझने लगते हो। उसकी आवाज और जहरीली हो गई। ध्यान रखो, जिस दिन कंपनी से धक्का लग जाएगा उस दिन तुम कहीं के नहीं रहोगे। अर्चना की बात सुनकर रघुनाथ का भी सब्र टूट गया। उसने दृढ़ आवाज में कहा, कंपनी से धक्का देने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ही तुम्हारी कंपनी छोड़कर जा रहा हूं। ये सुनते ही सारे कारीगर एक साथ बोले, हम भी साथ चलेंगे, हम भी रघुनाथ के साथ चलेंगे। रघुनाथ ने सबको शांत करते हुए कहा, नहीं भाइयों, मैं अकेला आया था और अकेला ही जाऊंगा। अगर तुम सच में मेरी इज्जत करते हो तो इसी कंपनी में रहकर काम करो, मेरी वजह से अपना रोजगार मत छोड़ो। अर्चना ने ताने भरे स्वर में कहा, बहुत बढ़िया, दरवाजा खुला है, जा सकते हो, और हां, कभी लौट कर आने की कोशिश मत करना। रघुनाथ ने पलटकर आत्मविश्वास से कहा, लौट कर आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। भगवान ने मेरे अंदर ईमानदारी और मेहनत कूट कूट कर भरी है। मैं जहां भी रहूंगा अपनी मेहनत से जिंदा रहूंगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नौकरी रहे या जाए। ये कहकर रघुनाथ बिना पीछे देखे वहां से चला गया और यहीं से शुरू हुआ रघुनाथ के जीवन का सबसे बड़ा और निर्णायक कदम। नायलॉन कंपनी वालों को यह खबर मिल चुकी थी कि रघुनाथ को उसकी कंपनी से निकाल दिया गया है। नायलॉन कंपनी कपड़ों की एक बहुत बड़ी और नामी कंपनी थी। ये बात सुनकर उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। उन्हें रघुनाथ जैसे मेहनती और ईमानदार इंसान की तलाश ही थी। कुछ ही समय बाद वे लोग रघुनाथ के पास ऑफर लेकर पहुंचे और बोले, आप हमारे यहाँ काम कीजिए, जो वेतन आपको आपकी पुरानी कंपनी में मिलता था हम उससे भी ज्यादा देंगे। रघुनाथ ने बिना ज्यादा सोचे ऑफर स्वीकार कर लिया। अगले ही दिन वो नायलॉन कंपनी में काम करने लगा। उसकी मेहनत, समझदारी और नए नए डिजाइनों की वजह से नायलॉन कंपनी दिन ब दिन आगे बढ़ने लगी। उधर अर्चना की कंपनी धीरे धीरे नुकसान में जाने लगी। ये सब देखकर अर्चना कारीगरों पर गुस्सा निकालने लगी। वो उन्हें डांटते हुए कहती, तुम लोग ठीक से काम नहीं करते हो, जरूर रघुनाथ ने तुम लोगों को भड़काया है। ये बातें सुनकर कारीगर बहुत दुखी हो जाते। अपमान और अविश्वास से तंग आकर वे एक एक करके कंपनी छोड़ने लगे। आखिरकार एक दिन ऐसा आया कि नायलॉन कंपनी बहुत आगे निकल गई और अर्चना की कंपनी धीरे धीरे बंद हो गई। रघुनाथ अब अपनी जिंदगी में अच्छी तरह से सेटल हो चुका था। दूसरी कंपनी में काम करने से उसे समय भी ज्यादा मिलने लगा। उसने इस मौके का सही इस्तेमाल किया। उसने अपनी मां को अपने पास बुला लिया और गांव की जमीन पर एक पाठशाला बनवा दी। शहर में उसने एक अच्छा सा घर लिया और साथ ही साड़ी का व्यापार भी शुरू कर दिया। वो बड़ी कंपनियों से सस्ते दामों में साड़ियां खरीदकर छोटी छोटी दुकानों को बेचने लगा। इससे उसका मुनाफा और भी बढ़ गया। एक तरफ कंपनी की नौकरी और दूसरी तरफ साड़ी का व्यापार, दोनों से उसकी जिंदगी मजबूत हो गई। एक दिन उसकी मां ने भावुक होकर कहा, बेटा, मैं बहुत किस्मत वाली हूं जो मुझे तेरे जैसा बेटा मिला। अब जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है, बस एक ही ख्वाहिश बाकी है, तू शादी कर ले। रघुनाथ ये सुनकर थोड़ा शर्माते हुए मुस्कुराया और बोला, अरे मां, कौन सी उम्र निकल जा रही है। देखते देखते 5 साल बीत गए। इन 5 सालों में रघुनाथ मेहनत, ईमानदारी और धैर्य के बल पर उन ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था जहां कभी उसने सपने में भी नहीं सोचा था। 5 साल बाद रघुनाथ का पुराना सेठ आखिरकार कोमा से बाहर आया। इतने सालों में दुनिया बहुत बदल चुकी थी।
होश में आते ही उसने सबसे पहला सवाल अपनी कंपनी के बारे में किया। अर्चना ने नजरें चुराते हुए कहा, कंपनी अब नहीं रही। सेठ चौंक गया। उसने घबराई हुई आवाज में पूछा, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसा कैसे हो सकता है? अर्चना ने झूठी कहानी बनाते हुए कहा, रघुनाथ ने हमें धोखा दे दिया। जैसे ही उसे पता चला कि आपका एक्सीडेंट हो गया है, उसने नायलॉन कंपनी से हाथ मिला लिया। उसने अपना असली गरीबपन दिखा दिया। उसके साथ साथ कारीगरों ने भी कंपनी छोड़ दी और धीरे धीरे फैक्ट्री बंद हो गई। ये कहते कहते अर्चना झूठे आंसू बहाने लगी। उसी समय कमरे के अंदर से अर्चना की मां बाहर आई और बोली, बस करो अर्चना, अब बहुत हो गया। फिर उसने सेठ को पूरी सच्चाई बता दी। कैसे अर्चना ने अपमानित करके रघुनाथ को फैक्ट्री से बाहर निकाल दिया था, कैसे उसने कारीगरों पर गुस्सा निकाला और एक एक करके सबको काम से हटा दिया था, और जब सब चले गए तब मजबूरी में कंपनी बंद हो गई। ये सब सुनते ही सेठ का दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। गुस्से और दुख में उसने अर्चना को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। सेठ कांपती आवाज में बोला, तुझे अंदाजा भी है तूने क्या कर दिया? तूने सिर्फ अपनी कंपनी नहीं बर्बाद की, बल्कि उस इंसान का हौसला और भरोसा भी तोड़ दिया जिसने अपनी मेहनत से इस कंपनी को खड़ा किया था। उसने उंगली दिखाकर कहा, जा, अभी इसी वक्त यहां से निकल जा। पहले रघुनाथ से माफी मांग। अगर उसने तुझे माफ कर दिया तो समझना कि इस घर ने भी तुझे माफ कर दिया, वरना आज के बाद इस घर में लौटकर मत आना। सेठ की आवाज और कठोर हो गई, तूने इंसानियत का नाम बदनाम कर दिया है। रघुनाथ जैसा इंसान इस दुनिया में ढूंढने से भी नहीं मिलता। जा, उससे माफी मांग। अगर उसने दिल से माफ कर दिया तो शायद तेरी जिंदगी भी फिर से संवर जाए। अर्चना किसी तरह हिम्मत जुटाकर रघुनाथ के घर पहुंची। उसने दोनों हाथ जोड़ दिए और आंसू भरी आंखों से बोली, रघुनाथ, मुझे माफ कर दीजिए। उस दिन मैं सही गलत का फर्क नहीं समझ पाई थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज उसी गलती का नतीजा मेरे सामने है। मैं कहां थी और आज कहां आ गई हूं? रघुनाथ आगे बढ़ा, उसका हाथ थाम लिया और शांति से बोला, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, इससे बड़ी माफी और क्या हो सकती है? और वैसे भी जो कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया तो कोई बात नहीं, आज देखिए हम कहां से कहां पहुंच गए। उसने मुस्कुराकर कहा, मेरा कर्तव्य था ईमानदारी से काम करना। आपने नौकरी से निकाल दिया, यह आपका फैसला था। अर्चना ने हिचकते हुए पूछा, क्या आपने सच में मुझे माफ कर दिया? रघुनाथ ने दृढ़ता से कहा, हां, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। अर्चना बोली, मुझे विश्वास कैसे होगा? रघुनाथ ने कहा, तुम जो कहोगी मैं करने को तैयार हूं, तब तुम्हें यकीन हो जाएगा कि मैंने दिल से माफ किया है। अर्चना ने साहस जुटाकर कहा, क्या आप मुझसे शादी करेंगे? रघुनाथ कुछ पल ठहर गया। उसने अपनी मां की ओर देखा। मां ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। रघुनाथ इशारा समझ गया और हामी भर दी। अर्चना खुशी खुशी अपने घर लौटी और अपने माता पिता को सारी बात बताई। वे भी इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। फिर दोनों की शादी धूमधाम से हो गई। शादी के बाद रघुनाथ ने बंद पड़ी बड़ी कंपनी को फिर से शुरू किया। अब वो साड़ियां खरीद कर नहीं, बल्कि अपनी ही कंपनी में बनवाकर बेचने लगा। मेहनत रंग लाई। आज रघुनाथ के पास घर, गाड़ी, बंगला और एक समझदार जीवन साथी था। रघुनाथ की जिंदगी इस बात की मिसाल बन गई कि निस्वार्थ मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जो इंसान ईमानदारी और धैर्य से काम करता है, एक दिन वो जरूर ऊंचाइयों तक पहुंचता है। इस कहानी की सीख, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। रघुनाथ ने हर हाल में ईमानदारी और दिल से मेहनत की। उसे नौकरी से निकाला गया, अपमान सहना पड़ा, फिर भी उसने मेहनत नहीं छोड़ी। समय आने पर वही मेहनत उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। घमंड इंसान को नीचे गिरा देता है। अर्चना के पास पद और अधिकार था, लेकिन घमंड ने उससे सही गलत की समझ छीन ली। नतीजा ये हुआ कि चलती फिरती कंपनी भी बंद हो गई। इंसान का असली कद उसके व्यवहार से पता चलता है। रघुनाथ ने कारीगरों को भाई की तरह माना, इसलिए सब उसके साथ खड़े रहे। पैसा और पद नहीं, बल्कि इंसानियत लोगों का दिल जीतती है। माफी मांगना और माफ करना दोनों महान गुण हैं। अर्चना ने अपनी गलती मानी और रघुनाथ ने उसे माफ किया। यही सच्ची इंसानियत है। माफी से रिश्ते भी जुड़ते हैं और जिंदगी भी आगे बढ़ती है। बुरा समय अक्सर अच्छे बदलाव की शुरुआत होता है। अगर रघुनाथ को नौकरी से न निकाला जाता तो शायद वो कभी इतनी ऊंचाई तक न पहुंचता। कई बार जो हमें नुकसान लगता है, वही हमारी तरक्की का रास्ता बन जाता है। पद और पैसा स्थायी नहीं, चरित्र स्थायी होता है।
अर्चना के पास कंपनी थी लेकिन चरित्र नहीं था। रघुनाथ के पास शुरुआत में कुछ नहीं था लेकिन ईमानदारी और संस्कार थे, और वही उसे सब कुछ दिला गए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल कहानी पथ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हम आपके लिए हमेशा ऐसी कहानियां लेकर आते रहेंगे